स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सिर्फ शब्द नहीं है। ये एक ऐसा नारा है जिसने दुनिया की सोच और कह सकते हैं उसके नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं जहां भूख से शुरू हुई एक लड़ाई आज़ादी की सबसे बड़ी मिसाल बन गई है। हम बात कर रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति की। हमारे पास जो स्टडी नोट्स हैं उनके आधार पर आज हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि कैसे रोटी की लड़ाई ने राजशाही को घुटनों पर ला दिया और कैसे उसी क्रांति ने बाद में अपने ही बच्चों को निगलना शुरू कर दिया। चलिए इस दिलचस्प कहानी की परतें खोलते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। इस क्रांति को अक्सर 1789 की सिर्फ एक घटना मान लिया जाता है, पर ये एक घटना नहीं, ये एक पूरा भूचाल था। इसे समझने के लिए हमारे जो दस्तावेज हैं वो दो परिभाषाएं देते हैं। एक तो बहुत ही सरल परिभाषा है, ये राजशाही और अन्याय के खिलाफ जनता का एक जबरदस्त विद्रोह था। और दूसरी परिभाषा वो इसे एक बड़े कैनवास पर देखती हैं। हाँ, वो कहती है कि ये एक सामाजिक और राजनैतिक उथल-पुथल थी जिसने फ्रांस के एंसियों रेजीम को उस पुरानी सड़ी गली व्यवस्था को खत्म कर दिया। अच्छा, ये एंसियो रेजीम वो व्यवस्था थी जहां हैसियत जन्म से तय होती थी। बिल्कुल, आपकी काबिलियत से नहीं। और सबसे बड़ी बात, इस क्रांति ने संप्रभुता यानी जो असली शक्ति है वो राजा के हाथ से छीनकर आम जनता के हाथ में दे दी। तो ये सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, ये सत्ता की परिभाषा को ही हमेशा के लिए बदल रहा था। तो कालक्रम की बात करें तो ये सब 1774 में शुरू हुआ जब लुई 16 राजा बने। हाँ। और खजाना खाली था। हाँ, वहां से शुरुआत हुई। फिर 5 मई 1789 को एस्टेट्स जनरल की बैठक हुई। 14 जुलाई 1789 को बास्तील का पतन हुआ, जो एक बहुत बड़ी घटना थी। हाँ। फिर 1791 में संविधान एक राजतंत्र बना। 92-93 में गणतंत्र और राजा को फांसी। और उसके बाद वो आतंक का राज आया, रॉबेस्पियर वाला। जी, 1793 से 94 तक। और फिर 1804 में नेपोलियन आया और 1815 में वॉटरलू में उसकी हार हुई। तो ये एक लंबा दौड़ था। तो ये जो ज्वालामुखी फटा, इसकी असली वजह क्या थी? इसके लिए हमें उस समय के फ्रांसीसी समाज की गहराइयों में उतरना होगा, जो बाहर से तो भव्य था पर अंदर से खौल रहा था। उस समाज को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसे एक 3 मंजिला इमारत की तरह देखना। सबसे ऊपर के 2 फ्लोर यानी प्रथम और द्वितीय एस्टेट, वो बहुत मजे से रहते थे। प्रथम एस्टेट में पादरी वर्ग और दूसरे में कुलीन वर्ग, राजा, सामंत, जमींदार, ये सब लोग। हाँ, और सबसे बड़ी बात, ये लोग कोई किराया कोई टैक्स नहीं देते थे। सारे विशेषाधिकार इन्हीं के पास थे। और सबसे नीचे का फ्लोर यानी तृतीय एस्टेट, वो न सिर्फ पूरी इमारत का बोझ उठाए हुए था बल्कि सबका किराया भी अकेले ही चुका रहा था। बिल्कुल, इसमें व्यापारी, वकील से लेकर किसान और मजदूर तक सब शामिल थे। और ये जानना जरूरी है कि फ्रांस की 90% आबादी किसानों की थी और वो सब इसी सबसे निचले फ्लोर पर थे। तो जाहिर है एक न एक दिन इस बुनियाद को टूटना ही था। और यहाँ जो एक दिलचस्प बात है वो है सोच का टकराव। पुरानी व्यवस्था जन्म पर आधारित थी, लेकिन अब एक नई सोच प्रबोधन, इनलाइटनमेंट की सोच हवा में थी, जो कह रही थी कि भाई सामाजिक हैसियत आपकी योग्यता पर आधारित होनी चाहिए, जन्म पर नहीं। तो ये विचारों का एक बहुत बड़ा संघर्ष था। और इस सामाजिक तनाव में घी का काम किया एक भयानक आर्थिक संकट ने। आपके नोट्स में एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य है कि फ्रांस की जनसंख्या कुछ ही दशकों में 2.3 करोड़ से बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई थी। हाँ, और जब आबादी बढ़ती है तो सबसे पहले क्या होता है? अनाज की मांग बढ़ती है। इससे हुआ ये कि लोगों का जो मुख्य भोजन था, पावरोटी, उसकी कीमतें आसमान छूने लगी। हालत ये हो गई थी कि एक मजदूर को अपनी दिन भर की कमाई का आधे से ज्यादा हिस्सा सिर्फ 1 पाव रोटी खरीदने पर खर्च करना पड़ रहा था। बाप रे, ये सिर्फ एक आर्थिक संकट नहीं था, ये तो हर घर में भुखमरी की दस्तक थी। बिल्कुल, और ऊपर से सरकार दिवालिया होने के कगार पर थी। उसने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को आजाद कराने में ब्रिटेन के खिलाफ मदद की थी। और उसकी कीमत उसे 10 अरब लिवरे के कर्ज के रूप में चुकानी पड़ी। और उस पर भी 10% का भारी ब्याज। आप सोचिए, सरकार का ज्यादातर बजट तो सिर्फ कर्ज का ब्याज चुकाने में ही जा रहा था। और इस बोझ को उठाने के लिए कौन था? वही तीसरा एस्टेट। उन पर टाइद जैसा धार्मिक कर भी था। हाँ, जिसमें उपज का 10वां हिस्सा चर्च को देना पड़ता था।
और टाइल जैसा प्रत्यक्ष कर था जो सीधे राज्य को जाता था, तो बोझ बढ़ता ही जा रहा था और लोगों के सब्र का बांध टूट रहा था। एक तरफ समाज में गुस्सा, पेट में भूख और खजाना खाली। हाँ, लेकिन इस गुस्से को एक आवाज, एक दिशा किसने दी? वो काम किया उस दौर के महान दार्शनिकों ने, जॉन लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू। और दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों दार्शनिक मिलकर राजशाही के किले की हर दीवार पर हमला कर रहे थे। कैसे? देखिए, जॉन लॉक ने अपनी किताब टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट से उसकी नींव यानी राजा के दैवीय अधिकार के सिद्धांत को ही तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि राजा भगवान का प्रतिनिधि नहीं है, उसे जनता पर शासन करने का कोई असीमित अधिकार नहीं है। अच्छा, मतलब उन्होंने उस धारणा पर ही सवाल उठा दिया जिस पर पूरी राजशाही टिकी हुई थी। एग्जैक्टली। फिर आए रूसो। उन्होंने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखकर किले की दीवारों पर यानी राजा और प्रजा के रिश्ते पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच बस एक अनुबंध है। अगर सरकार जनता की भलाई नहीं करती तो जनता को उसे बदलने का पूरा हक है। ये तो उस समय के लिए बहुत ही क्रांतिकारी विचार रहा होगा। और आखिर में मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज में छत पर यानी सारी ताकत एक जगह के सिद्धांत पर चोट की। उन्होंने सत्ता के विभाजन का सिद्धांत दिया, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। मतलब पावर को बांट देना चाहिए ताकि कोई एक व्यक्ति तानाशाह ना बन सके। बिल्कुल। और ये विचार आज भारत समेत दुनिया के लगभग हर लोकतंत्र की नींव है। तो इन दार्शनिकों ने क्रांति शुरू होने से पहले ही उसे कागज पर जीत लिया था। तो अब माहौल पूरी तरह तैयार था। 5 मई 1789 को राजा लुई 16 ने नए कर लगाने के लिए एस्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई। ये एक तरह की संसद थी, लेकिन इसमें एक चालाकी थी। चालाकी ये थी कि तीनों एस्टेट्स के वोट बराबर थे, हर एस्टेट का बस एक वोट। तो पहले 2 एस्टेट, पादरी और कुलीन, वो हमेशा मिलकर तीसरे एस्टेट के प्रस्ताव को 2-1 से हरा देते थे। ये तो लोकतंत्र का मजाक था। लेकिन इस बार तीसरा एस्टेट तैयार नहीं था। उन्होंने मांग की कि अब एक व्यक्ति एक मत का सिद्धांत लागू हो। राजा ने ऐसे मानने से साफ इनकार कर दिया और बस यहीं से सीधी टक्कर शुरू हुई। तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि गुस्से में सभा से बाहर चले गए। और फिर आई 20 जून 1789 की वो ऐतिहासिक तारीख। वो पास के एक इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। 1 मिनट, एक टेनिस कोर्ट में? हाँ, ये तो किसी फिल्म के सीन जैसा लगता है। मतलब उस वक्त राजा की क्या प्रतिक्रिया रही होगी जब उसे पता चला होगा कि देश का भविष्य एक खेल के मैदान में तय हो रहा है। हाँ बिल्कुल, उन्होंने वही शपथ ली जिसे टेनिस कोर्ट की शपथ कहते हैं, कि जब तक वो फ्रांस के लिए एक नया संविधान नहीं बना लेते वो वहां से नहीं हटेंगे। और उन्होंने खुद को ही नेशनल असेंबली यानी देश की संसद घोषित कर दिया। ये तो राजा की सत्ता को सीधी और खुली चुनौती थी। जी हाँ, और इसके बाद वो चिंगारी भड़की जिसने पूरे फ्रांस में आग लगा दी। 14 जुलाई 1789 गुस्साई भीड़ ने बास्तिल के किले पर धावा बोल दिया, जो राजा की निरंकुश शक्ति और अत्याचार का प्रतीक था। उसे ईट करके तोड़ दिया गया। बास्तिल का पतन सिर्फ एक किले का पतन नहीं था, ये डर के खत्म होने का ऐलान था। बिल्कुल। जैसे ये खबर देहातों में फैली, वहां भी विद्रोह शुरू हो गया, जिसे महान भय का दौर कहते हैं। किसानों ने सामंतों के किलों पर हमला किया, अन्न भंडार लूट लिए और लगान के सारे दस्तावेज जला दिए। इस विद्रोह की गूंज सीधी नेशनल असेंबली तक पहुंची होगी। और 4 अगस्त 1789 की रात को जो हुआ वो तो अविश्वसनीय था। जरा सोचिए, उस एक रात में कुछ घंटों के भीतर नेशनल असेंबली ने एक प्रस्ताव पास करके सदियों पुरानी सामंती व्यवस्था, सारे विशेषाधिकार, धार्मिक कर, सब कुछ खत्म कर दिया। सब खत्म कर दिया। जो व्यवस्था हजारों साल से चली आ रही थी वो ताश के पत्तों की तरह ढह गई। पुरानी व्यवस्था को गिराने के बाद अब एक नया फ्रांस बनाने का वक्त था। 1791 में संविधान आया जिसने फ्रांस को एक संवैधानिक राजतंत्र बना दिया। मतलब राजा तो रहेगा पर उसकी शक्तियां संविधान के दायरे में होंगी। और इसी संविधान के साथ जारी हुआ पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। इसकी पहली लाइन ही क्रांति का सार है। आदमी स्वतंत्र पैदा होते हैं और उनके अधिकार समान होते हैं। इसमें जीवन, स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी को नैसर्गिक अधिकार माना गया। आदमी स्वतंत्र पैदा होते हैं, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या इस आदमी में औरतें भी शामिल थीं? या ये आजादी भी सिर्फ पुरुषों के लिए थी? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, और यही फ्रांसीसी क्रांति का सबसे बड़ा विरोधाभास था।
महिलाओं ने क्रांति में कंधे से कंधा मिलाकर हिस्सा लिया था, लेकिन जब अधिकारों की बात आई तो उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दे दिया गया, उन्हें वोट देने का हक नहीं मिला। तो ये तो एक तरह का धोखा हुआ उनके साथ। बिल्कुल। और ओलंपिया दे गूज जैसी कई क्रांतिकारी महिलाओं ने इस धोखे के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने 1791 में पुरुषों के घोषणा पत्र के जवाब में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र लिखा, लेकिन इस हिम्मत की उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उन पर देशद्रोह का मुकदमा चला और उन्हें गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। और फ्रांस में महिलाओं को वोट देने का अधिकार पाने के लिए 1946 तक इंतजार करना पड़ा। जी हाँ। और मताधिकार का एक और पहलू था जिसे आपके नोट्स उजागर करते हैं, सक्रिय और निष्क्रिय नागरिक। हाँ, ये भी तो एक अजीब बात थी। बिल्कुल। क्रांति ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार खत्म करके पैसे पर आधारित विशेषाधिकार बना दिए। 25 साल से ज्यादा उम्र के सिर्फ वही पुरुष वोट दे सकते थे जो एक निश्चित मात्रा में टैक्स चुकाते थे। तो ये तो समानता के विचार के खिलाफ हो गया। सही बात है। इसके बाद फ्रांस का इतिहास एक और भी ज्यादा हिंसक और खूनी मोड़ लेता है। 1793 से 1794 के बीच का दौर, जिसे आतंक का राज यानी रेन ऑफ टेरर कहा जाता है, और इसका चेहरा था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। हाँ, रॉबेस्पियर और उसके जैकोबिन क्लब का मानना था कि गणतंत्र खतरे में है और उसे बचाने के लिए किसी भी हद तक जाना जरूरी है। उसकी नीति बहुत सीधी और क्रूर थी। जो भी गणतंत्र का दुश्मन है उसे खत्म कर दो। इसके लिए गिलोटिन नाम की मशीन का बेरहमी से इस्तेमाल हुआ। हजारों लोगों के सिर कलम कर दिए गए। लेकिन आतंक के साथ साथ उसने कुछ सुधार भी किए थे। हाँ, जैसे मजदूरी और कीमतों की अधिकतम सीमा तय करना ताकि जमाखोरी ना हो, और उसने समता रोटी अनिवार्य कर दी, जो साबुत गेहूं से बनती थी और सबको खानी पड़ती थी। उसने महोदय जैसे शाही संबोधनों की जगह नागरिक यानी सिटोयन का इस्तेमाल शुरू करवाया। उसका मकसद एक कट्टर समानतावादी समाज बनाना था। लेकिन उसकी नीतियां इतनी क्रूर हो गईं कि उसके अपने समर्थक भी उससे डरने लगे, और अंत में, जैसा अक्सर होता है, आतंक की मशीन अपने बनाने वाले को ही खा गई। जुलाई 1794 में खुद रोबेस्पियर को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। रोबेस्पियर के पतन के बाद फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन आया। ये एक 5 सदस्यों की कमेटी थी जिसे इसलिए बनाया गया ताकि सत्ता फिर किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना चली जाए। लेकिन इस पूरी उथल-पुथल ने एक शक्ति शून्य, एक पावर वैक्यूम पैदा कर दिया था। और इतिहास गवाह है, जब भी ऐसा होता है उसे भरने के लिए कोई सैन्य तानाशाह सामने आता है। और वो था नेपोलियन बोनापार्ट। उसने डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाया और 1804 में खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। विडंबना देखिए, जिस राजशाही को खत्म करने के लिए क्रांति हुई, 10 साल बाद फ्रांस को फिर एक सम्राट मिल गया। लेकिन नेपोलियन कोई पुराना राजा नहीं था। उसे क्रांति का बेटा भी कहा जाता है। उसने कई ऐसे प्रशासनिक सुधार किए जिनका असर आज तक है। उसका 1804 का नेपोलियन कोड सबसे महत्वपूर्ण था। इसने जन्म पर आधारित सारे विशेषाधिकार हमेशा के लिए खत्म कर दिए और कानून के सामने सबकी बराबरी स्थापित की। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा की और दशमलव पद्धति पर आधारित एक समान नाप तौल की व्यवस्था भी लागू की। शुरू में तो यूरोप के कई देशों ने उसे एक मुक्तिदाता के तौर पर देखा होगा। हाँ, कि वो उनके देशों में भी क्रांति के विचार लाएगा। लेकिन जल्द ही उसकी सेनाएं हमलावर नजर आने लगीं। आखिरकार 1815 में वॉटरलू के युद्ध में उसकी हार हुई। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है, जैसा कि आपके नोट्स में भी लिखा है, कि नेपोलियन के प्रशासनिक सुधारों का प्रभाव इतना गहरा था कि वो उसकी हार के बाद भी बने रहे। बिल्कुल। स्वतंत्रता और आधुनिक कानूनों के जो विचार वो अपनी सेनाओं के साथ लेकर गया था, वो यूरोप में हमेशा के लिए रह गए। तो इस पूरी जबरदस्त और उथल-पुथल भरी कहानी से अगर हमें कुछ मुख्य बातें निकालनी हो तो वो क्या होंगी? पहली और सबसे बड़ी बात, संप्रभुता यानी शासन करने का अधिकार जनता में है, किसी राजा या परिवार में नहीं। दूसरी, सामाजिक हैसियत योग्यता से मिलती है, जन्म से नहीं, मतलब मेरिटोक्रेसी का आधार। और तीसरी, स्वतंत्रता और समानता हर इंसान के नैसर्गिक अधिकार हैं। चौथी, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा जहां राज्य का कोई धर्म ना हो। और शायद सबसे जरूरी सबक यह है कि क्रांति कोई एक दिन की घटना नहीं होती। ये एक लंबी और अक्सर दर्दनाक प्रक्रिया है जो 1789 से शुरू होकर कम से कम 1815 में
नेपोलियन के पतन तक चली। बिल्कुल। फ्रांसीसी क्रांति मानव इतिहास का एक युगांतकारी क्षण, एक वाटरशेड मोमेंट थी। इसने न केवल यूरोप के सामंती ढांचे को तोड़ा, बल्कि आने वाली सदियों के लिए स्वतंत्रता, लोकतंत्र और समानता का एजेंडा तय कर दिया। जैसा कि स्रोत बताते हैं, टीपू सुल्तान और राजा राममोहन राय जैसे भारतीय विचारक भी इसके विचारों से बहुत प्रभावित थे। तो इस क्रांति ने जो बीज बोए थे वो आज भी दुनिया भर के लोकतंत्रों में फल फूल रहे हैं। हाँ, यकीनन। जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं, जो इन नोट्स में भी पूछा गया है। रॉबेस्पियर और उसके आतंक के राज को देखते हुए क्या एक महान उद्देश्य को पाने के लिए इस्तेमाल किए गए क्रूर साधन जायज हो सकते हैं? क्या गणतंत्र को बचाने के लिए हजारों लोगों की जान लेना सही था? इस पर सोचिएगा जरूर।